Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In today's lecture we'll discuss another very beautiful, very important and famous poem, The Rhyme of an Ancient Mariner. And this poem is written by S.T. Coleridge, Samuel टाइलर कॉलरिज। सैमुअल टाइलर कॉलरिज की बायोग्राफी का लेक्चर मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ एंड यू नो वेरी वेल ही इज़ वन ऑफ द फर्स्ट जनरेशंस रोमांटिक पोइट्स। Students, this is a very long poem and you can say this is a long narrative poem, and this poem was written in 1797 to 1798, and it was published in 1798, and it was published in the first edition of lyrical ballads. And you know very well lyrical ballads के पब्लिकेशन के साथ ही रोमांटिक मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई थी और लिरिकल बैलेट्स के बाद में भी एडिशंस जो पब्लिश हुए, लेकिन ये वाली पोएम जो है सबसे पहले एडिशन में जो पब्लिश की गई थी। पोएम जो है स्टूडेंट्स, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस इज़ अ नैरेटिव पोएम। इसमें एक स्टोरी बताई गई है। अब वो स्टोरी क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा उसका जो है वो डिटेल्स तो नहीं, इसको समराइज़ करूँगी मैं। समराइज़ करती हूँ इसको स्टूडेंट्स। ये स्टोरी शुरू होती है एक मैरिनर के साथ, ठीक है। एक मैरिनर है, एंशियंट मैरिनर, यानी कि एक बूढ़ा मल्लाह है जो एक वेडिंग गेस्ट को अपनी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि मैरिनर का जो शिप है वो धुंध और बर्फ़ के दरमियान में साउथ पोल की तरफ रवाना होता है, और रास्ते में क्या होता है कि एल्बाट्रॉस जो है वो उनके पास आता है शिप पे। तो जो मैरिनर है उसे शूट कर देता है, उसको मार देता है। इस तरह जो है वो उस बेगुनाह एल्बाट्रॉस एक्चुअली एक बहुत बड़ा सी बर्ड होता है, एंड इट इज़ फाउंड इन साउदर्न ओशंस। और इस तरह से वो उसको मारने के बाद क्या होता है कि सारा का सारा क्रू जो होता है, वो शिप का जो सारा अमला होता है वो कर्स का शिकार हो जाता है। डेथ स्पिरिट्स आती हैं और सारे अमले को मार देती हैं, सिर्फ मैरिनर को छोड़ देती हैं। अब वो मैरिनर जो होता है वो फूड और वाटर के बगैर बहुत दिन तक समंदर में जो है वो रहता है, और आखिरकार बड़ा मिस्टीरियसली जो है वो वापस ज़मीन पर पहुंच जाता है। अब उसको सज़ा ये मिलती है कि सज़ा के तौर पर अब वो सारी दुनिया में घूमता फिरता है और लोगों को अपनी सेन की और अपनी सफरिंग्स की कहानी सुनाता है। तो ये तो थी इसकी थोड़ी सी समरी। अब इसके थीम्स को मैं पहले आपको इसके थीम्स के बारे में बता दूंगी कि इसमें जो हमें थीम्स नज़र आएंगे स्टूडेंट्स, उसमें सबसे पहला थीम सिन एंड पेनेंस का है कि मतलब जब वो देखिए एल्बाट्रॉस को मारता है मैरिनर, तो फिर उसकी सफरिंग्स और अटॉनमेंट का जो है वो सिलसिला शुरू होता है। जब भी आप किसी बेगुनाह को तकलीफ़ पहुंचाओगे तो उसकी सज़ा मिलकर रहती है, और मैरिनर की सज़ा ये है कि अब वो दुनिया में घूमता फिरता है और लोगों को अपने गुनाह और अपने सफरिंग्स की कहानियाँ सुनाता है। उसके बाद जो सेकंड मेन थीम है वो पावर ऑफ प्रेयर का है। तो एस.टी. कॉलरिज ने मैसेज एक्चुअली इसमें ये दिया है कि प्रेयर जो है वो मायूसी से निकलने का एक वाइटल टूल है। अगर आप गुनाह कर भी लेते हो तो दुआ अगर आप बहुत दिल से करते हो, और अल्लाह ताला फिर इससे आपको गुनाह माफ़ कर देता है और आप जो है वो मायूसी से निकल आते हो। एंड द थर्ड थीम इज़ मिस्ट्री एंड द सुपर नेचुरल। इस पोएम में जगह जगह आपको मिस्टीरियस और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स नज़र आएंगे, और ये एलिमेंट्स इसलिए यूज़ किए हैं ताकि हॉरर को, मिस्ट्री को और इवेंट्स की इंटेंसिटी को जो है वो बढ़ाया जा सके। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द पोएम। जी, पोएम का पार्ट 1 हम स्टार्ट करते हैं। इट इज़ एन एंशियंट मैरिनर एंड ही स्टॉपेथ वन ऑफ three by the long grey beard and glittering eye. Now wherefore stoppest thou me? देखें, डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट होता है कि ये जो है वो एक एंशियंट मैरिनर है जो तीन में से एक
बंदे को रोकता है। स्टॉप इट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग जो है ना वो ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स देखेंगे। ये वर्ड्स अब जो है वो इंग्लिश में नहीं यूज़ होते हैं, अब इनको चेंज कर दिया गया है। लेकिन ये चूँकि पोएम जो है वो काफ़ी पहले की है, रोमांटिक एज की पोएम है, 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी की, तो इस वजह से 18th सेंचुरी की, तो इस वजह से हम लोगों को इसमें जो है वो वर्ड्स ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स नज़र आएंगे। तो वो क्या कहता है कि एक एंशियंट मैरिनर था जिसने 3 गेस्ट्स में से एक को रोका। बाय द लॉन्ग ग्रे बियर्ड एंड ग्लिटरिंग आई, नाउ देयरफॉर स्टॉपेस्ट दाउ मी। देयरफॉर वेयरफॉर का मतलब है वाई। यहाँ पे वेयरफॉर ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन अब रिप्लेस कर चुका है वाई इसको, ठीक है। वाई इसको न्यू इंग्लिश में हम पढ़ेंगे तो वाई पढ़ेंगे। तो वो कहता है, वो जिस बंदे को उसने रोका है वो उससे पूछता है कि है लंबी ग्रे दाढ़ी वाले और ग्लिटरिंग आइज वाले मैरिनर, तुमने मुझे क्यों रोका है? द ब्राइड रूम स्टोर्स आर ओपन वाइड एंड आई एम नेक्स्ट ऑफ किन, द गेस्ट हैज मेट, द फीस्ट इज सेट, मेस्ट हियर द मैरिड इन। वो कहते हैं ब्राइड रूम का जो है वो डोर ओपन है, ब्राइड रूम जो है वो तैयार हो चुका है, यानी कि मैं दूल्हे का जो है वो बहुत ही करीबी साथी हूँ, वो तैयार हो चुका है, खाना दावत तैयार है, हम लोगों को वहाँ जाना है, तुम हमें रोक के क्यों खड़े हो गए, मुझे रोक के क्यों खड़े हो गए हो? ही होल्ड्स he holds him with his skinny hand. There was a ship, quoth he, hold of unhand me, grey-beard loon. Eftsoons his hands dropped he. He hold him with his skinny hand. अब वो क्या करता है, जो मैरिनर है वो स्किनी हैंड, यानी कि वो बूढ़ा हो चुका है बहुत ज़्यादा, और उसका हाथ दुबला पतला सा जो है वो कमज़ोर हाथ है उसका। वो कहता है कि उसने अपने कमज़ोर हाथ से उसको पकड़ लिया और उसको अपनी कहानी अब सुनाना शुरू किया। कोट थी का मतलब है बताता है, वो कहता है, ठीक है, कोट करता है, बताता है। तो वो उसे बताता है कि देयर वाज अ शिप, एक शिप था, होल्ड ऑफ अनहैंड मी। कहता है वो जो गेस्ट होता है ना उसे कहता है होल्ड ऑफ, परे रहो और मुझे छोड़ो, अनहैंड करो, मुझे छोड़ो, ग्रे बियर्ड लून रास्कल, ठीक है। कहता है कि ग्रे दाढ़ी वाले रास्कल, मुझे छोड़ो, तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? एफ्ट सून हिज हैंड ड्रॉप थी, सून, ठीक है, फ़ौरन वो फिर कहता है कि उसने उसका हाथ जो है वो छोड़ दिया। ही होल्ड हिम विथ हिज ग्लिटरिंग आई, अब उसने उसका हाथ छोड़ दिया। आप देखें, ही होल्ड्स हिम विथ हिज ग्लिटरिंग आई, द वेडिंग गेस्ट स्टूड स्टिल एंड लिसन लाइक अ 3 years चाइल्ड, द मैरिनर हैथ हिज विल। अब यहाँ पे हमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स नजर आना शुरू हो गए हैं कि तो उसने उसका हाथ छोड़ दिया है, लेकिन ही होल्ड्स हिम विद हिज ग्लिटरिंग आईज। अब लेकिन उसने अपनी चमकदार आंखों से उसको पकड़ लिया, ठीक है, उसकी आंखों की चमक ने उसको जो है वो कैप्टिवेट कर लिया हुआ है। वेडिंग गेस्ट जो है वो अब स्टूड स्टिल, अब वो स्टिल खड़ा हो गया हुआ है और बिल्कुल एक 3 साल के बच्चे की तरह उसकी बातें सुनने लग गया। मैरिनर की जो अब मर्जी जो है ना वो मैरिनर की है। मैरिनर ने अपने ग्लिटरिंग आइज से, अपनी चमकदार आंखों से उसको मशहूर कर लिया, उस पर जैसे उसको स्पेल बाउंड कर दिया है, ठीक है, उस पर जादू सा कर दिया। द वेडिंग गेस्ट The wedding guest sat on a stone he cannot choose but hear, and thus spake on that ancient man, the bright-eyed mariner. अब वो क्या करता है, गेस्ट जो वेडिंग गेस्ट है, उस स्टोन पे एक पत्थर वहाँ पड़ा हुआ है, उस पर बैठ जाता है। वो ये जो है, क्योंकि वो उसके पास चॉइस कोई और बाकी नहीं रही, ठीक है, वो उसकी आंखों से इस कदर लेकिन से कि उस जैसे उस पर जादू नहीं कर दिया गया होता, बड़ा सुपर नेचुरल सी यहाँ पे जो है उसने एक सीन क्रिएट कर दिया हुआ है एस.टी. कॉलरेज ने, कि वो कहते हैं कि उसके पास अब और कोई चॉइस नहीं बची, कि वो सिर्फ एक ही चॉइस है उसके पास कि वो उसकी बात सुने, ठीक है। तो एंड देन स्पेक यहाँ पे फिर वो ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, तो स्पोक की जगह हम यहाँ पे इन्होंने स्पेक लिखा हुआ है, स्पेक ऑन द एंशिएंट मैन। अब वो जो बूढ़ा आदमी है, बूढ़ा मैरिनर है, वो बोलना शुरू करता है। द ब्राइट आइड मैरिनर, जो चमकदार आंखों वाला मैरिनर है, वो बोलना शुरू करता है। गेस्ट जो है वो स्टोन पे बैठ जाता है और मैरिनर बोलना शुरू करता है।
The ship was cheered, the harbour cleared, merrily did we drop, below the kirk, below the hill, below the lighthouse top. वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है अपने जहाज़ की, अपने शिप की, कि मेरा शिप जो है वो बिल्कुल क्लियर था, हम लोग बहुत खुश थे, कोई किसी किस्म का मौसम जो है, मौसम की ख़राबी नज़र नहीं आती थी। खुशी खुशी हम लोगों ने डिड वी ड्रॉप, खुशी खुशी हम लोगों ने अपना सफ़र शुरू किया। हम लोग चर्च के किर्क यानी कि चर्च के नीचे से गुज़रे, हिल्स के नीचे से गुज़रे और लाइट हाउस के टॉप से के नीचे से हम लोग गुज़रे। और नेक्स्ट देखें, द सन केम अप upon the left, out of the sea came he, and he shone bright, and on the right went down into the sea. Students, यहाँ पे हम लोग इस poem में will see lot of literary devices and poetic devices. And literary devices are the devices which are used in literature, and poetic devices are the devices which are particularly used in poetry. ठीक है, इसमें साउंड डिवाइसेस आ जाती हैं मोस्टली। तो हम लोग इसमें ना लिटरेरी डिवाइसेस और साउंड डिवाइसेस दोनों बहुत ज़्यादा देखेंगे। अब देखें, वो कहते हैं द सन केम अप फ्रॉम द अपॉन द लेफ्ट, लेफ्ट वाली साइड जो है वो सन अपीयर होता है, आउट ऑफ द सी केम ही वर्ड यूज़ हुआ है सन के लिए। और सन कि एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए उसके लिए ही का वर्ड यूज़ करना जो है, ये दिस इज़ पर्सोनिफिकेशन। वेन एवर यू गिव ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, ह्यूमन क्वालिटीज़ टू द नॉन लिविंग थिंग्स और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, then it is called personification. So here personification is used, sun is being personified here, तो ही का वर्ड उसके लिए यूज़ किया है कि वो जो है वो ऐसा लग रहा था वो समंदर में से बरामद हुआ है, बहुत तेज़, बहुत ब्राइटली वो चमक रहा था। और नेक्स्ट देखें, हायर एंड हायर एवरी डे टिल ओवर द मास्ट एट नून, द वेडिंग गेस्ट हियर बीट हिज ब्रेस्ट, the wedding guest here beat his breast, for he heard the loud bassoon. अब ये देखें, वो कहता है कि ये जो अभी सूरज की डिस्क्रिप्शन पहले दो लाइनों में दी है कि ये दिन ब दिन ऊंचे से ऊंचा होता गया, ठीक है, मज़ीद वो चमकता, मज़ीद वो ब्राइट होता गया। और फिर उसके बाद क्या कि यहाँ तक कि ये मैस्ट, दोपहर को जो है वो मैस्ट तक पहुँच गया। मैस्ट क्या होता है? मैस्ट एक्चुअली आपने बड़े बड़े शिप्स पे सेल्स देखे होंगे, ठीक है, बादबान लगाने के लिए जो पिलर्स खड़े किए जाते हैं उनको मैस्ट कहते हैं। तो मैस्ट के एन ऊपर तक दोपहर को पहुंच गया वो जो सूरज है, ठीक है, इतना ज़्यादा वो फुल हो गया था। अब वेडिंग गेस्ट जो है यहाँ पे, द वेडिंग गेस्ट हेयर बीट हिज ब्रेस्ट, वेडिंग गेस्ट फॉर ही हर्ड द लाउड बेसूम, जो वेडिंग गेस्ट है वो अंदर से म्यूज़िक की आवाज़ें सुनना शुरू हो, जो उसको आ रही हैं कि वेडिंग की जो है वो रिचुअल्स और उसकी रसूमात के चल रही हैं। तो वेडिंग गेस्ट जब ये आवाज़ें सुनता है तो ही हेयर बीट हिज ब्रेस्ट, तो वो अपनी छाती पीटता है कि यार तुमने मुझे यहाँ क्यों रोक लिया है, यहाँ अंदर तो रसूमात स्टार्ट हो गई हैं, म्यूज़िक बज रहा है और मुझे तुम यहाँ पे अपनी फजूल कहानी सुनाने के लिए जो है रोके खड़े हो। Next, the bride had passed, the bride had paced into the hall, red as a rose is she, nodding their heads before her goes the merry minstrels. मीन्स तो वो क्या कह रहा है कि ब्राइड जो है अब दुल्हन भी आ गई हुई है हॉल में, और वो यहाँ पे देखें यहाँ पे यूज़ हुई है सिमिली, रेड एज रोज़ इज़ शी, वो रोज़ की तरह जो है वो रेड है, यानी कि उसने रेड ड्रेस पहना हुआ है तो उसको रोज़ के साथ कंपेयर किया गया। तो उसके बाद कहता है कि जी दुल्हन आ चुकी है हॉल में, ये गेस्ट उसे कह रहा है कि तुम मुझे क्यों रोके बैठे हो, मुझे जाने दो, हॉल में दुल्हन आ चुकी हुई है। और सब लोग उसका जो है वो उसका नोडिंग देयर हेड्स बिफोर ही हर गोस, कि सब लोग नोट कर रहे हैं, अपने सर को हिला रहे हैं, उसको वेलकम कर रहे हैं, सब उसे वेलकम कर रहे हैं और तुमने मुझे जो है वो यहाँ पे रोका हुआ है। द वेडिंग गेस्ट ही बीट
The wedding guest he beat his breast, yet he cannot choose but hear, and thus spake on that ancient man, the bright-eyed mariner. अब ये वेडिंग गेस्ट जो ही बीट हिज ब्रेस्ट, वो दोबारा से अपनी छाती पीटता है। अभी यहाँ पे बीट हिज ब्रेस्ट तो उसने 2 दफ़ा यूज़ किया है। रेपिटिशन जो है वो किसी चीज़ को मज़ीद एम्फेसाइज करने के लिए जो है वो यूज़ की जाती है। यहाँ पे वेडिंग गेस्ट का जो है वो इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट को एम्फेसाइज करने के लिए, उसको दिखाने के लिए कि ये वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेना चाह रहा उसकी कहानी में, ये चीज़ जो है वो रिपीट की गई है बीट हिज ब्रेस्ट के। वो तंग है वो इससे कि वो नहीं सुनना चाहता, वो वो अपने फ्रेंड की शादी को एंजॉय करना चाहता है, लेकिन ही इज़ स्पेल बाउंड बाय द ग्लिटरिंग आइज ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। ठीक है, तो वेडिंग गेस्ट फिर से अपनी छाती पीटता है, लेकिन वो उसके पास कोई जो है वो चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि वो सुने। एंड द स्पेक ऑन द एंशिएंट मैन, और फिर वो एंशिएंट मैन जो बूढ़ा मल्ला है बोलना शुरू करता है दोबारा से, द ब्राइट आइड मैरिनर, चमकदार आंखों वाला मैरिनर। एंड नाउ द स्टॉर्म blast came and he was tireless and strong। अब वो कहते हैं कि अब क्या हुआ, हम लोग जा रहे थे तो फिर क्या हुआ, एंड नाउ द स्टॉर्म ब्लास्ट केम, बहुत बड़ा तूफान आया, एंड ही वाज टाइनस एंड स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे देखें, स्टॉर्म को परसोनिफाई किया गया है, स्टॉर्म को के लिए ही का वर्ड यूज़ किया गया है कि वो जो स्टॉर्म था बहुत ज़्यादा खौफनाक और जालिम था। एंड he stuck with his overtaking wings and chased us south along। He struck us with his overtaking wings। उसने अपने मजबूत और बड़े ताकतवर विंग्स के साथ हमारे साथ वो टकराया, मतलब कौन, तूफान। एंड चेस्ड अस साउथ अलोंग, और हमारा साउथ की तरफ, मैंने आपको शुरू में बताया कि साउथ की तरफ शिप जा रहा था, तो कहते हैं साउथ की तरफ उसने हमारा पीछा किया। And next, with sloping masts and tipping prow, and we pursued with yell and blow, and who pursued with yell and blow. Still treads the shadow of his foe, and forward bends his head. The ship drove fast, loud roared the blast, and southward वी फ्लैड। यहाँ पे भी शिप की स्टॉर्म की इंटेंसिटी को इस पूरे स्टैंजा में बताया है कि वो इतना शदीद तूफ़ान था। स्लोपिंग मैस्ट्स थे, जो मैंने आपको बताया पिलर्स जिसके ऊपर सेल्स लगे होते हैं, बादबान लगे होते हैं, वो जो फ्रंट पे होता है ना, वो शिप के फ्रंट पे, तो वो तूफ़ान शिप को पीछे से ऐसे धकेल रहा था कि वो झुक गए थे, स्लोपिंग कंडीशन में आ गए हुए थे। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह से जैसे कोई दुश्मन जो है वो किसी को पुश करता है और तो वो आगे की तरफ झुक जाता है, तो ये जो तूफ़ान है ये बिल्कुल एक दुश्मन की तरह जो है वो रिएक्ट कर रहा था। अब यहाँ पे अगेन पर्सोनिफाई किया गया है उसको, स्टॉर्म को। And now there came both mist and snow, and it grew wondrous cold, and ice masked high came floating by, as green as emerald। यहाँ पे फिर अब अगेन लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं। एंड जो है वो देखें लाइंस के स्टार्ट में रिपीट हुआ है। एनाफोरा यूज़ हुआ है, रेपिटेशन ऑफ द सेम वर्ड इन द स्टार्ट ऑफ द लाइंस इज कॉल्ड एनाफोरा। यहाँ पे एनाफोरा यूज़ हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे एज ग्रीन एज एमराल्ड, यानी कि एमराल्ड एक पत्थर होता है ग्रीन कलर का, एक स्टोन ज्यूल, तो वो कहते हैं कि एमराल्ड की तरह ग्रीन, यहाँ पे सिमिली यूज़ हुई है। और इसके अलावा साउंड डिवाइसेस तो जगह जगह यूज़ हुई हैं यहाँ पे। तो वो अब कहते हैं कि तूफ़ान के बाद अब क्या हुआ, नाउ देयर केम बोथ मिस्ट एंड स्नो। अब जो है वो धुंध और बर्फ़ आनी शुरू हो गई। तूफ़ान रुका तो धुंध और बर्फ़ आनी शुरू होगी, और बहुत ज़्यादा वंडरस कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई। और आइस मैस्ट हाई केम फ्लोटिंग बाय, और जो बड़े बड़े आइस के जो टुकड़े जो है वो
बड़े बड़े आइस के टुकड़े जो हैं वो बहते हुए आने लगे, फ्लोट करते हुए, तैरते हुए आने लगे। उसके बाद और वो आइस ऐसे लग रही थी जैसे एमराल्ड ग्रीन, इतनी ग्रीन ग्रीन सी लग रही थी जैसे एमराल्ड जो होता था, एमराल्ड। एंड थ्रू द ड्रिफ्ट्स द स्नोई cliffs did send a dismal sheen, nor shapes of men nor beasts we can, the ice was all between। ठीक है, अब वो कहते हैं कि हर तरफ जो है वो स्नोई क्लिफ्स थी। क्लिफ्स मीन चट्टाने, बर्फीली चट्टाने थी हर तरफ। और इन डिस्मल शीन, मतलब डिस्मल का मतलब होता है मायूसी, शीन शीन का मतलब चमक, एक मायूसी की चमक, उनमें से मायूसी चमकती हुई हमें नज़र आ रही थी। ठीक है, तो और नॉट शेप ऑफ मैन और बीस्ट वी कैन का मतलब ऐसी फेमिलियर, कुछ फेमिलियर कहते हैं, ना ही कोई इंसानों के चेहरे नज़र आ रहे थे, ना ही कोई फेमिलियर बीस्ट यानी किसी फेमिलियर जानवर का चेहरा नज़र आ रहा था। इतनी धुंध थी, इतनी बर्फ़ थी कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। दिस वाज द आइस वाज ऑल बिटवीन, सिर्फ आइस ही आइस थी हर तरफ। ठीक है, द आइस वॉज हेयर, द आइस वॉज देयर, द आइस वॉज ऑल अराउंड। अगेन एनाफोरा इज यूज, द आइस वॉज, द आइस वॉज, द आइस वॉज। ठीक है, इट क्रैक्ड एंड ग्राउल्ड एंड रॉयड एंड हाउल्ड लाइक नॉइसेस इन द साउंड। अब यहाँ पे आइस इज अगेन बीइंग पर्सोनिफाइड। देखें वो जब आइस, वो कहते हैं इट क्रैक्ड, जब ये टूटती है, ये टूटी, तो इसके मतलब ये जो चट्टानें आइस की बनी हुई थी ये टूटती थी, तो ग्राउल्ड ये और रॉयड, ये देखें यहाँ पे वो धाड़ती थी और चिंगारती थी और आवाज़ें मुख्तलिफ़ किस्म की निकालती थी। तो इस तरह के जो नॉइस हर तरफ, इस तरह की साउंड्स का नॉइस था हर वक्त हर तरफ। एंड लेंथ at length did cross an albatross, through the fog it came, and if it had been a Christian soul, we hailed it in God's name। और फिर दूर से कहते हैं कि अल्बाट्रॉस क्रॉस की शेप में हमें नज़र आया। एक जब कोई परिंदा अपने पर फैलाए उड़ रहा होता है तो वो बिल्कुल क्रॉस की शेप में होता है, तो वो अल्बाट्रॉस में, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, द अल्बाट्रॉस इज़ actually a very big seabird and it is found in southern oceans। ठीक है, तो एल्बाट्रॉस वहाँ से उनको नज़र आता है, वो बताता है कि एल्बाट्रॉस हमें क्रॉस की शेप बनाता हुआ नज़र आया। ऐसे ये एक धुंध में से ये निकल के आ रहा था और बिल्कुल ऐसे लग रहा था ये क्रिश्चियन सोल की तरह हमें लग रहा था, यानी कि बहुत हॉली सा, बहुत मुकद्दस सा कुछ चीज़ लग रहा था। हमने वी हेल्ड, हमने इसकी तारीफ़ की, इन गॉड्स नेम, खुदा के नाम पे हमने इसकी तारीफ़ की, यानी कि क्या खुदा ने चीज़ बनाई है। ठीक, उसके बाद क्या कहता है, इट एट द फूड इट नेवर हैड ईट, एंड राउंड इट फ्लू, द आइस डिड स्प्लिट विद द थंडर फिट, द हेल्समैन स्टीयर्ड अस थ्रू। और क्या फिर ये अल्बाट्रोस जो है उसने खाना वो खाता था हमारे पास आके, वो खाना जो उसने पहले कभी नहीं खाया था, और ये गोल गोल हमारे साथ साथ घूमता जाता था। और फिर क्या हुआ इस अल्बाट्रोस के आने के बाद, वो कहता है द आइस डिड स्प्लिट। अब आइस जो है वो स्प्लिट होना शुरू हो गई, टूटना शुरू हो गई, पिघलना शुरू हो गई। हेल्समैन स्टीयर्ड अस थ्रू, और हेल्समैन यानी कि हमारे जो ड्राइवर है, जो हमारे बोट को, हमारे शिप को ड्राइव कर रहा था, उसने हमें जो है वो शिप को चलाना शुरू कर दिया। And a good south wind sprang up behind the albatross. They did follow, and every day for food or play came to the mariners hollow। मैरिनर्स हॉलो, हॉलो का मतलब होता है परिंदों को जो है ना वो बुलाने के लिए जो आवाज़ निकालना। तो कहते हैं कि ये जो है ना उसके आने के बाद क्या हुआ, आइस जो है वो पिघलना शुरू हो गई, हमारे हेल्समैन ने दोबारा से शिप को चलाना शुरू कर दिया। एज गुड साउथ विंड स्प्रंग अप बिहाइंड, और साउथ की तरफ से अच्छी हवाएं चलनी शुरू हो गई। एल्बाट्रोस जो है डिड फॉलो, एल्बाट्रोस ने हमें हमारा पीछा करता रहा, और हर रोज़ वो खाना खाने के लिए और खेलने के लिए आता था। जब मैरिनर्स जो है ना वो उसको आवाज़ देते होते थे तो वो आ जाता था। इन मिस और क्लाउड, ऑन मास्ट और शाउड, इट पर्च फॉर वेस्पर्स नाइन, while all the night through fog smoke white glimmered the white moon shine।
कहते हैं कि चाहे मिस्ट होती थी या क्लाउड होते थे, मैंने इनका मौसम कैसा भी होता था वो रेगुलर आता था। वेस्पर्स नाइन का मतलब होता है इट पर्स्ट फॉर वेस्पर्स नाइन। वेस्पर्स नाइन एक्चुअली चर्च का एक स्पेसिफिक प्रेयर टाइम होता है। तो कहते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पे जो है ना वो परिंदा रोज़ ही आ जाता था, चाहे कैसा भी मौसम होता था, रात हो दिन हो, हर मौसम कैसा भी हो, क्लाउडी हो, फॉगी हो, तो वो आ जाता होता था। उसके बाद क्या है, गॉड सेव द एंशियंट मैरिनर फ्रॉम द फाइंड्स दैट प्लेग दी thus why lookst thou so with my crossbow I shot the albatross। अब वो अब यहाँ तक हम देखते हैं ग्लेमर्ड, वो जो है वो गेस्ट, अब ये वेडिंग गेस्ट जो उसकी बातें सुन रहे हैं ना, अब यहाँ पे उसकी जो है वो डायलॉग शुरू होता है। वो कहता है गॉड सेव दी एंशियंट मैरिनर। पिछले ऐसा लगता है कि पिछले जो स्टांजा है वहाँ तक बात बताते हुए जो मैरिनर है वो काफ़ी सैड जो है वो उसकी फीलिंग्स हो गई हैं और वो सैड सैड सा नज़र आता है। तो गेस्ट उसको उसकी बात सुन के कहता है कि खुदा तुम्हें तुम पर रहम करे, ए बूढ़े मैरिनर, खुदा तुम्हें बचाए फ्रॉम द फाइंड्स। फाइंड्स होते हैं इवल स्पिरिट्स, कहते हैं तुम्हें अल्लाह ताला इवल स्पिरिट्स से बचाए जिन्होंने तुम्हें जो परेशान कर दिया है। वाई लुक्स दो सो, तुम ऐसा क्यों नज़र आने लगे हो, परेशान क्यों नज़र आने लगे हो। विद माई क्रॉस बो आई शॉट द एल्बाट्रॉस। तो वो उसे बताता है मैरिनर बड़ी उदासी से कि विद माई क्रॉस बो, मैंने अपने क्रॉस बो के साथ, मैंने अपनी क्रॉस बो कहते हैं तीर कमान के साथ, आई शॉट द एल्बाट्रॉस, एल्बाट्रॉस को जो है वो मार दिया था। सो स्टूडेंट्स ये था इसका पार्ट 1। कल हम लोग पार्ट 2 करेंगे और इसमें से लिटरेरी डिवाइसेस आप लोगों का काम है कि आप लोग अब इसमें से लिटरेरी और पोइटिक डिवाइसेस जो है वो फाइंड आउट करें ताकि इसका एनालिसिस कर सकें। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।